बच्चों अपन पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं पादवर्धी हार्मोन का। अपन ने 29 सवाल पार्ट नंबर 1 के अंदर अपलोड कर दिए हैं। अब पार्ट नंबर 2 से अपन पढ़ते हैं। इसमें 30वां सवाल बहुत आसान है। साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कैरियोकाइनेसिस होता तो अपन कहते हैं एक तरह से क्या है कि केंद्रक का विभाजन है। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो साइटोकाइनेसिस क्रिया के लिए जो मेन हार्मोन होता है उसका नाम होता है साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, इसके दो रूप होते हैं। एक को अपन कहते हैं काइनेटिन, पहला रूप होता है जिसको कहते हैं काइनेटिन। ये पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं होता। ये विशेषता ये है कि ये काइनेटिन होता है, ये पौधों में नहीं पाया जाता। एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी ऐसा सवाल आता है कि काइनेटिन क्या प्राकृतिक रूप से पादपों में पाया जाता? नहीं, इसको क्या है, मछली है, उस मछली के शुक्राणु से पृथक किया गया था। मछली का जो शुक्राणु है, उस शुक्राणु का जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो अपन कह रहे हैं एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, उसका ये रूपांतरित रूप है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी सवाल आता है जो प्यूरिन एडेनिन क्या है, आप जानते हो प्यूरिन है। ये एडेनिन जो प्यूरिन है उसका एक रूपांतरित रूप है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ठीक है, सॉरी काइनेटिन। तो काइनेटिन के बारे में आपसे पूछा, सबसे पहले आप बताओगे क्वेश्चन इन्होंने बहुत आसान पूछा है, साइटोकाइनेसिस क्या है, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो साइटोकाइनेसिस मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। ये साइटोकाइनिन हार्मोन इस क्रिया को नियंत्रित करता है। मैं बता रहा हूं साइटोकाइनिन है, उसके दो रूप है, एक तो काइनेटिन है, एक दूसरा जिएटिन है। ठीक है, ये जो जिएटिन है ये मक्का से प्राप्त किया गया था। ठीक है, ये पौधों में पाया जाता है, लेकिन काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ये कंसंट्रेशन आपको ध्यान रखना है, ऐसा ध्यान रखना है। फिर ये मछली के शुक्राणु है, उसके डीएनए है, उस डीएनए का एडेनिन होता है, उसका ये रूपांतरित रूप है काइनेटिन। अब जिएटिन होता है वो मक्के के भ्रूणकोश है, उससे प्राप्त किया गया था। मक्का है, उसके भ्रूणकोश से इसको प्राप्त किया गया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट विशेषता आपको बतानी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑटोक्लेव्ड हेरिंग मछली के शुक्राणु से किस हार्मोन की खोज हुई थी? तो ऑटोक्लेव्ड हेरिंग मछली है, इसके शुक्राणु से आपको बताना है कि काइनेटिन की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? काइनेटिन की खोज हुई थी। जो मछली का शुक्राणु है उसके डीएनए है, डीएनए के अंदर प्यूरिन होता है, प्यूरिन के अंदर क्या है, एक नाइट्रोजन बेस है एडेनिन। उस एडेनिन का रूपांतरित रूप है जिसका नाम है काइनेटिन। ठीक है, अगला सवाल है जियाटिन। जियाटिन को अलग किया गया था, जियाटिन को अलग किया गया था। तो जियाटिन है वो मक्का की अष्टि फल या अपन कह सकते हैं नारियल के भ्रूणकोश या सेव या ए और बी। तो ये मक्के के भ्रूणकोश है, और अपन कह रहे हैं नारियल का दूध होता है जिसको नारियल का भ्रूणकोश कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए और बी, दोनों से इसको अलग किया गया था। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। अब ये जो लिथम और व्हीलर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या है साइटोकाइनिन की खोज की थी, यानी जियाटिन की मेनली खोज की थी। ये पौधों में पाया जाता है। और ये पौधों में साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में साइटोकाइनिन वहां पाया जाता है जहां कोशिकाएं लगातार रूप से विभाजित होती हैं। पौधों में साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है? जो पौधों में कोशिकाएं लगातार रूप से विभाजित होती रहती हैं, जैसे मूल के शिखाग्र पर। मूल के शिखाग्र पर कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। इसके अलावा तने के शिखाग्र पर होता है, उस वहां पे भी अपन कह सकते हैं मूल का जो शिखाग्र होता है, तने का जो शिखाग्र होता है। इसी तरह से नवविभाजित की कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर ये हार्मोन सबसे अधिक होता है और ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगला सवाल है पत्तियों की जरा अवस्था देरी के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो पत्तियों की जरा अवस्था देरी के लिए आपको बताना है कि ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, और नई कोशिकाएं बनती रहती है तो बुढ़ापा नहीं आता है। तो जरा अवस्था या जीर्ण अवस्था का मतलब होता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा कब नहीं आएगा? जब नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। अब नई कोशिकाएं बनती रहेगी तो क्या होगा, उसमें जरा अवस्था देरी से आएगी। तो इसने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, पत्तियों की जरा अवस्था देरी के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो आपको बताना है साइटोकाइनिन। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने को। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनिन के दो कार्य लिखो। परीक्षा में सवाल आ सकता है साइटोकाइनिन के दो कार्य लिखो। तो अपने को सबसे पहला साइटोकाइनिन का कार्य है कि ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, या नई कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। ये कोशिका है,
इसके विभाजन को ये क्या करता है, प्रेरित करता है, जिससे नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और नई नई कोशिकाएं इसमें क्या होती रहती है, बनती रहती है, जिसके कारण जरावस्था या बुढ़ापा नहीं आता। तो ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। मेन इसका काम यही है। कोशिका दीर्घन को प्रेरित करता है। जैसे ये कोशिका है, इसके आकार को ये क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। तो दो काम हो गए, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और कोशिका दीर्घन को प्रेरित करता है। जैसे तंबाकू की मूल की कोशिकाएं हैं, वो साइटोकाइनिन के प्रभाव के कारण 4 गुना दीर्घित हो गई। ये जैसे तंबाकू है, उसकी जड़ें हैं, जड़ों की मूल की कोशिकाएं हैं, इसके ऊपर साइटोकाइनिन डालोगे कितनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो 4 गुना बड़े आकार की कोशिकाएं हो जाती हैं। फिर ये शीर्षस्थ प्रभाविता को कम करता है, या जो शीर्षस्थ प्रभाविता होती है, जो ऑक्सीजन का काम है, उसको ये क्या करता है, कम करता है। फिर उसके बाद ये जीर्णता स्थगित करता है। कोशिका विभाजन होगा तो नई कोशिकाएं बनेगी, और नई कोशिकाएं बनेगी तो जीर्णता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्थगित हो जाएगी। फिर उसके बाद पादप उत्तक संवर्धन से कोशिका विभेदन में सहायता करता है। जब पादप उत्तक संवर्धन किया जाता है तो कोशिका विभेदन में ये क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन एक क्रिया, उसमें ये कोशिका विभेदन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस पर क्वेश्चन आता है कई बार। फिर ये नई पत्तियों में हरित लवक के निर्माण को प्रेरित करता है। इसके अलावा ये पोषक पदार्थों के संचरण को बढ़ाता है। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। जैसे ये नारियल के भ्रूणपोष में पाया जाता है, तो नारियल का पानी जो व्यक्ति पीता है, नारियल जो चिटक खाता है, उसको क्या होता है, ये साइटोकाइनिन मिलता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो नारियल का पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, वो कोशिका विभाजन को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अब ये साइटोकाइनिन का एक रूप अपन ने पढ़ा था, जियाटिन। अब जियाटिन ऐसे याद रखना है कि जिया मेज होता है, मक्के का नाम होता है। जिया मेज किसका नाम होता है, मक्के का नाम होता है। जियाटिन किससे प्राप्त हुआ, मक्के से प्राप्त हुआ था, ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, साइटोकाइनिन पादप के कौन से भाग में पाया जाता है। जब अपन साइटोकाइनिन है, ये पादप के कौन से भाग में पाया जाता है, तो साइटोकाइनिन का सर्वाधिक सक्रिय रूप होता है G18। ये साइटोकाइनिन का सर्वाधिक सक्रिय रूप है। ये भी क्वेश्चन आता है कि साइटोकाइनिन का सर्वाधिक रूप, सक्रिय रूप कौन सा है, G18 है या काइनेटिन है। तो आपको याद रखना, काइनेटिन तो पादपों में पाया नहीं जाता है, पीछे बचा कौन सा, जियाटिन। तो जियाटिन ये साइटोकाइनिन का सर्वाधिक सक्रिय रूप है। ये कहाँ पाया जाता है, मूल शिखाग्र में, तरुण फल में, विकासशील पर्वकलिका में, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ये ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोकाइनिन पादप के कौन से भाग के अंदर पाया जाता है। बच्चों पर नेक्स्ट करेंगे सवाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है। आपके सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें किताब में ये सवाल दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, ट्रिक लगाकर याद रखना है। अब सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है, पादप उत्तक संवर्धन में साइटोकाइनिन ऑक्सीजन का अनुपात किस प्रकार विभेदन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम जे एबरलैंड नामक वैज्ञानिक था। उसने क्या है, उसने जो पित्त कोशिकाएं होती है, अपन कह सकते हैं जो मलमूत्र की कोशिकाएं, उनसे क्या है, इसको प्राप्त किया था साइटोकाइनिन को। और साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन को बहुत तीव्र करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। अब अपन क्या करते हैं, ये कि सबसे पहले ये अपन जैसे एक पोष माध्यम लेते हैं। अपन ने एक परत नली ले ली, इस परत नली के अंदर अपन ने क्या कर दिया है, जैसे पोष माध्यम बनाया है। इसके अंदर अपन ने जैसे शर्करा मिला दिया, इसके अंदर जैसे खनिज लवण मिला दिया, इसके अंदर जैसे अन्य पदार्थ मिला दिए। फिर अपन इसमें एक विभज्योति की कोशिका है, उसको डालते हैं। अपन ये तंबाकू की पित्त कोशिका उसको डाल देते हैं, विभज्योति की कोशिका को डाल देते हैं। अब इसके बाद ये जो साइटोकाइनिन ऑक्सीजन का अनुपात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का अनुपात है, ये ऑक्सीजन है और ये साइटोकाइनिन है, उनका अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब ये कोशिका है, ये कोशिका कुछ समय बाद विभाजित होगी और क्या बनाएगी, कैलस बनाएगी। क्या बनाएगी, कैलस। कैलस क्या होता है, अविभाजित कोशिकाओं का गुच्छा होता है। अब इस कैलस के ऊपर आप अधिक साइटोकाइनिन डालते हो और कम ऑक्सीजन अनुपात डालते हो, तो सिर्फ परो परो बनता है। यानी कि ये जब आपने क्या कर दिया है, इसके ऊपर अधिक साइटोकाइनिन मिलाया, साइटोकाइनिन ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा, तो परो परो बनेगा, जड़ें नहीं बनेगी। फिर आप इस मान लो इसके ऊपर ऐसा नहीं करके आप क्या करते हो, कम साइटोकाइनिन और अधिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा मिला देते हो, साइटोकाइनिन क्या करते हो, कम मिलाते हो,
तो इस परों से क्या बन जाती है, जड़ें बन जाती है। यानी ये विभेदन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ आपको जड़ें चाहिए, मान लो आपको जड़ों की आवश्यकता है, तब आप क्या करते हो कि ऑक्सीन होता है उसको ज्यादा डालते हो साइटोकाइनिन के अनुपात में, और अगर आपको परों की आवश्यकता होती है तब आप क्या करते हो, साइटोकाइनिन डालते हो। ये आपको तरीका ध्यान रखना है, आपको माइंड में एक याद रखना है कि साइटोकाइनिन ज्यादा डालेंगे परो बनेगा और ऑक्सीजन ज्यादा डालेंगे जड़ें बनेगी। ठीक है, इनके अनुपात को ध्यान रखना है। फिर मध्यम साइटोकाइनिन और मध्यम ऑक्सीजन डालेंगे तो परो और जड़ें दोनों बन जाएगी। ये आपको 3 सवाल इसमें एक साथ ही मिल गए। ये पादप उत्तक संवर्धन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर, आपके नीट के एग्जाम के अंदर ये सवाल कई बार मैंने देखे हैं। ऐसे कैसे सवाल छपा होता है कि अधिक साइटोकाइनिन कम ऑक्सीजन डालने पर क्या बनेगा, या कम साइटोकाइनिन अधिक ऑक्सीजन डालने पर क्या बनेगा, या मध्यम साइटोकाइनिन मध्यम ऑक्सीजन अनुपात डालने पर क्या बनेगा। ये तीनों सवाल। फिर एक और है कि मध्यम साइटोकाइनिन और कम ऑक्सीजन, आपको क्या करना है, मध्यम यानी साइटोकाइनिन थोड़ा सा डालना है और ऑक्सीजन बिल्कुल कम डालना है, सिर्फ कैलस बनेगा। सिर्फ आपको कैलस चाहिए, ये परो जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको कैलस चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा मध्यम साइटोकाइनिन मिला दो और ऑक्सीजन बहुत कम मिलाओ तो सिर्फ क्या बनेगा, कैलस बनेगा। ये आपको चारों के चारों सवाल बिल्कुल बच्चों एकदम अच्छी तरह याद होने चाहिए। कभी भी आपसे पादप उत्तक संवर्धन में भी ये सवाल आता है कि कोशिका विभेदन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, साइटोकाइनिन उत्तरदायी है। तो इस तरह से अनुवांशिक अभियांत्रिकी करते हैं, उस समय पादप उत्तक संवर्धन करते हैं। जैसे तंबाकू की पित्त कोशिका ले ली या कोई भी पादप ले लिया, आपको सिर्फ परो चाहिए, आपको जड़ चाहिए, या आपको दोनों की आवश्यकता होती है, उस कंडीशन के अंदर ये आपको चारों के चारों सीक्वेंस जो अनुपात है बिल्कुल एकदम आपके राइट आंसर समेत आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिब्रेलिन सर्वप्रथम खोज हुई थी। अब आपको क्या, अगर ये उत्तर आता होगा तो ये आप बता पाओगे, वरना क्या है, आपके सामने जिब्रेलिन लिखा हुआ GA फर्स्ट, GA 2, GA 3 और GA 100। जी का मतलब है जिब्रेलिक और ए का मतलब होता है एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड इसका पूरा नाम है। ये एक अम्लीय हार्मोन है। क्या है, ये एक अम्लीय हार्मोन होता है। अब जैसे जैसे आपको बताना है, इसका नामकरण कर दिया गया है। तो सर्वप्रथम जिस जिब्रेलिन की खोज हुई थी वो याद रखना है GA 3 था। कौन सा था, GA 3। ये सर्वाधिक सक्रिय रूप है। कौन सा रूप है, सर्वप्रथम खोजा गया रूप है और सर्वाधिक सक्रिय रूप है। दोनों सवाल बनते हैं कि कौन सा जिब्रेलिन सर्वाधिक सक्रिय है और कौन सा जिब्रेलिन है जिसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी। तो आपको ये पे ध्यान नहीं देना, आपको 100 पे भी ध्यान नहीं देना, आपको सीधा GA 3 को पकड़ना है। ये सबसे पहले खोज हुई थी। बच्चों, जिब्रेलिन की खोज बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी की तरह है। कहानी ऐसे है कि ये जापान है, जापान में एक जगह थी जिस जगह का नाम था फार्मोसा। जापान में फार्मोसा नामक जगह पर क्या हुआ था कि धान होता है यानी चावल है, उसके कुछ पौधे बहुत लंबे थे, यानी धान के पौधे बहुत लंबे लंबे। ये यहाँ है, जैसे जल के अंदर धान उग रहा है, तो धान के कुछ पौधे बहुत लंबे लंबे थे। तो ये धान के पौधे लंबे हुए तो ये बीमारी है, इस बीमारी को कहा बकने बीमारी। ठीक है, बकने बीमारी नाम दिया गया इसका। फिर उसके बाद में क्या है कि ये धान के पौधे जो लंबे थे, उन लंबे पौधों की विशेषता थी कि उसमें बीज नहीं थे। ठीक है, यानी बीज नहीं थे। दूसरा, उसमें पुष्पन कम हो रहा था, बीज भी नहीं थे और पुष्पन भी नहीं हो रहा था। तो इस तरह से ये धान के पौधे लंबे थे लेकिन काम के नहीं थे, उत्पादन किसानों का कम हो रहा था। किसानों को चिंता हुई कि धान के कुछ पौधे हैं वो लंबे हो रहे हैं, तो इन्होंने इस बीमारी का नाम रख दिया था कि बीमारी है ये बकने बीमारी है। अब इसके बाद में ये धान के पौधे हैं, धान के पौधों का अध्ययन किया गया तो इनकी जड़ों के पास में एक कवक पाया गया। इनकी जड़ों के पास में एक कवक देखा गया था, उस कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई कवक। उस कवक का नाम क्या था, जिब्रेला फ्यूजिकुराई कवक। ये नाम याद रखना बच्चों, कई बार सवाल आता है परीक्षा के अंदर। जिब्रेला फ्यूजिकुराई कवक है। इस कवक से क्या एक रासायन निकलता है, ये रासायन क्या करता है, ये रासायन इन पौधों को लंबा कर देता है। तो इस रासायन का नाम ही क्या है, जिब्रेलिन है। क्या है, जिब्रेलिन है। तो इस बीमारी का नाम रखा गया मूर्ख नवोद्भिद बीमारी। इसको बकने बीमारी या मूर्ख नवोद्भिद बीमारी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, धान के पौधे लंबे होते हैं लेकिन उत्पादन कम होता है, यानी बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर,
फल लागे अति दूर, यानी इसमें आपके लिए उपयोगी नहीं हो गए। तो एक तरह से इसकी जड़ों के पास में क्या है, इस जड़ों के पास में एक कवक खोजा गया था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ये कवक क्या करता था, इन जड़ों को लंबा यानी इनके जो पर्व हैं उन पर्वों का दीर्घीकरण करता था और ये धान के पौधे क्या हो जाते थे, लंबे हो जाते थे। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना, इसकी थोड़ी सी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह से इसकी खोज हुई थी। अब अगला सवाल है वोल्टिंग किसे कहते हैं। वोल्टिंग का मतलब ये होता है कि पुष्पन से पहले अगर अंतः पर्व का दीर्घीकरण किया जाए। ये पर्व आप देखोगे, ये दो पर्व हैं, ये दो पर्व है, ठीक है। अब आप देखोगे ये पर्व बिल्कुल पर्व छोटे हैं, पर्व संधियां पास पास है। अगर इसके ऊपर जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाए तो ये पर्व इस तरह से लंबे हो जाएंगे, ठीक है। ये पर्व है। पर्व संधि किसे कहते हैं, जहां से पत्तियां निकलती है उसको पर्व संधि कहते हैं। और दो पर्व संधियों के बीच वाला भाग पर्व कहलाता है, ये आपको सबको पता ही होगा। तो अपन से पूछा वोल्टिंग किसे कहते हैं। वोल्टिंग का मतलब होता है ये अंतः पर्व को लंबा किया जाता है। ये अंतः पर्व है, यानी जो पर्व होता है उस पर्व का दीर्घीकरण कर दिया जाता है। जैसे आप देखोगे एक मान लो इस तरह का ये क्या है, गन्ना है, इसमें ये अंतः पर्व पास पास है, तो क्या होगा, गन्ना छोटा रहेगा। और ये अगर गन्ना है उसमें पर्व दूर दूर होंगे, या बांस है उसमें पर्व दूर दूर होंगे, तो बांस कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, वोल्टिंग किसे कहते हैं। वोल्टिंग का मतलब होता है पुष्पन से पहले अंतः पर्व का दीर्घीकरण करना। पुष्पन से पहले अपन अंतः पर्व का दीर्घीकरण कर देते हैं। ये छोटा है पर्व, इसको आपने लंबा कर दिया, तो इस तरह से ये क्या है, अंतः पर्व का दीर्घीकरण हो गया। अब अगला सवाल है मॉल्टिंग किसे कहते हैं। मॉल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए। मॉल्टिंग का मतलब है कि जो शराब बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है। शराब अपन सब जानते हैं कि गन्ने से बनाई जाती है। इससे गन्ना है, चुकंदर है, इससे जो रस निकलता है जिसको अपन कहते हैं शर्करा रस। इस रस का अगर मात्रा बढ़ जाएगी, अगर इस गन्ने के अंदर इस रस की मात्रा बढ़ जाएगी तो नेचुरल सी बात है जो शर्करा बढ़ेगा तो शराब भी ज्यादा बढ़ेगी। तो मॉल्टिंग की क्रिया मतलब होती है गन्ने के अंदर शर्करा रस का अंश बढ़ाना। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ये जिब्रेलिन हार्मोन। अगर ये छिड़का जाए तो गन्ने लंबे लंबे होंगे, गन्नों के अंदर शर्करा ज्यादा बढ़ेगी, शर्करा ज्यादा बढ़ेगी तो मॉल्टिंग क्रिया क्या होगी, मॉल्टिंग क्रिया अधिक होगी। अगला सवाल है रोजेट स्वभाव वाले पादप जैसे चुकंदर, पत्ता गोभी में पर्व दीर्घन का कार्य कौन करता है। अब नेचुरल सी बात है, आपको मैं एक बात बताऊं, पत्ता गोभी सबने देखी होगी। पत्ता गोभी में क्या होता है, पत्ता गोभी में इस तरह से ये होता है, ये बहुत ही क्या होता है, संगठित है, पत्तियां बिल्कुल पास पास है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये छिड़क दिया जाए तो ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पत्ता गोभी ऐसी हो जाएगी, यानी इस तरह से ये लंबी सी एक डंठल बन जाएगा। तो आप कहोगे अरे एक पत्ती यहाँ चली गई, एक पत्ती यहाँ चली गई, तो ये क्या है, ये रोचेटी स्वभाव है, ये संगठित अवस्था में रहता है। ये पत्ता गोभी इस तरह से पर्व बिल्कुल पास पास रहते हैं और पर्व छोटे होते हैं और पर्व संधियां बिल्कुल पास पास होती हैं। उस स्वभाव को क्या कहते हैं, रोजेट स्वभाव। क्या कहते हैं, रोजेट स्वभाव। इसके अगर रोजेट स्वभाव है, जैसे चुकंदर, पत्ता गोभी रोजेट स्वभाव पाए जाते हैं, यानी उसमें पर्व बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और पर्व संधियां बिल्कुल पास पास होती हैं। अगर उनमें पर्व दीर्घन करना होता है, यानी इस तरह से इसको लंबा करना है, लंबा करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको वोल्टिंग कहेंगे, यानी वोल्टकरण क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो इस क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो नेचुरल सी बात है जिब्रेलिन। अनुवांशिक रूप से कोई बोना पौधा है, यदि सवाल आता है कि अनुवांशिक रूप से कोई बोना पौधा है और उसको लंबा करना है, तो अपन कहते हैं किसका उपयोग करेंगे, जिब्रेलिन का। अब आप सब मन में कहते हो सर मान लो कोई मनुष्य बोना हो तो क्या उसको लंबा कर सकते हैं। हाँ, वर्दी हार्मोन का उपयोग किया जाता है, उससे वो लंबा हो सकता है कुछ इंच तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे होते हैं, पौधों में अगर मान लो अनुवांशिक रूप से कोई बोना पौधा है, उसके ऊपर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो लंबा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बैगनी बीमारी है जिसको फुली सीडलिंग रोग कहते हैं, वो धान के पौधे की एक बीमारी है, ठीक है। जिसका रोग जनक कौन है, तो अभी अपन ने पढ़ा था, इसका रोग जनक होता है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ये जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक है, वो इसका रोग जनक है। अब मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूँ।
जापान में क्या हुआ कि धान के कुछ पौधे लंबे हो गए। फार्मोसा नामक जगह थी, वहां पर धान के कुछ पौधे लंबे हो गए। अब लंबे हो गए, उन पौधों के अंदर क्या था, उन पौधों के अंदर ये था कि उसमें बीज नहीं थे, उसमें पुष्प नहीं थे और उत्पादन कम हुआ। तो जापान के लोगों ने क्या है, जापान के जो किसान है उन्होंने क्या है, वैज्ञानिक को बुलाया। ठीक है, तो वैज्ञानिक आए। सबसे पहले कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक आया। सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक आया, कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक आया। इस कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक ने देखा कि ये जो धान के पौधे हैं, इनकी जड़ों के पास में क्या है, एक जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक लगा हुआ है। ये जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक है, उसके कारण पौधे क्या हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। ठीक है, तो कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, जिब्रेला फ्यूजिकुराई है उसको संवर्धित किया और देखा कि किस तरह से वो पौधों को लंबा कर रहे हैं। तो इनसे एक रासायन निकलता है, क्या निकलता है, रासायन निकलता है जो इन पौधों को लंबा करता है। तो कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक ने खोज कर ली। इसने इस बीमारी का नाम दे दिया मूर्ख नवोदित बीमारी या बकने बीमारी। फिर उसके बाद दो वैज्ञानिक और आए, याबूत और हयासी दो वैज्ञानिक आए थे। इन वैज्ञानिकों ने क्या है, जो ये जिब्रेलिक अम्ल है इसका क्रिस्टलीकरण किया, यानी जिब्रेलिक अम्ल है उसको बाहर निकाला और उसका क्रिस्टलीकरण किया और जिब्रेलिक एसिड फर्स्ट, जिब्रेलिक एसिड सेकंड, जिब्रेलिक एसिड थर्ड, ये नाम दिए। इस जिब्रेलिक अम्ल की विशेषता इसमें क्या होती है, गिब्बेन वलय होती है जिसके अंदर 19 कार्बन होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आपको पूछा जाता है कि कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था। कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ये एक बीमारी है, इस बीमारी को मूर्ख नवोदित बीमारी कहते हैं। ये जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक से होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसका इतिहास है, कहानी की तरह याद रखना कि जापान में एक धान का खेत था, वहां पर बहुत लंबे लंबे धान के पौधे हो गए। फिर बहुत लंबे लंबे धान के पौधे हो गए तो पता चला ये तो एक रोग है, तो रोग का नाम पता चला तो ये पुलिसिलिन रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद किसके कारण होता है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई कवक के कारण होता है। अगला सवाल है, जिब्रेलिन के दो कार्य लिखो। ये परीक्षा मानने लायक सवाल है कि जिब्रेलिन के दो कार्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये पर्व दीर्घन करता है, जैसे ये रोजेटी स्वभाव वाले पौधे हैं, इन पौधों में जैसे पत्ता गोभी है तो इसमें ये पर्व क्या करेगा, दीर्घन कर देगा। ठीक है, दूसरा ये बीज अंकुरण में सहायता करता है, जो बीज होते हैं उसको अंकुरित करने में ये सहायता करता है, यानी प्रसुप्ति भंग करता है। जैसे बीज नहीं उगता है तो बीज होता है, उसको जब जमीन में बोया जाता है तो इसके अंदर क्या होती है, एल्यूरोन परत होती है बीज के अंदर। इस एल्यूरोन परत के अंदर एस्ट्राजीन और ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एस्ट्राजीन और ग्लूटामिक अमीनो एसिड जिब्रेलिक एसिड का निर्माण करते हैं। और जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जो भ्रूण के अंदर जितने भी एंजाइम है जैसे प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, ये सब एंजाइम इनका सक्रियकरण करेगा। तो अपन कहेंगे जिब्रेलिक एसिड है, ये क्या करेगा, ये एस्ट्राजीन और ग्लूटामिन पे क्रिया करेगा और एंजाइमों का निर्माण को प्रेरित करेगा, जिसके कारण ये बीज अंकुरण है ये प्रेरित होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रसुप्ति भंग करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है, आनिषेक फलन को प्रेरित करता है, इसके अलावा अक्ष की लंबाई को बढ़ाता है, सेब जैसे फलों को लंबा करता है। तो आपको कोई भी दो कार्य बच्चों याद कर रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से कौन सा हार्मोन पृथक किया गया था। ये सवाल आता है कि मनुष्य के मूत्र से कौन सा हार्मोन सर्वप्रथम पृथक किया गया था। ऑक्सीन है, ये सबसे पहले प्राप्त पृथक किया गया था। ऑक्सीन एक ऐसा हार्मोन होता है जो मनुष्य के मूत्र से सर्वप्रथम पृथक किया गया था। ऑक्सीन शब्द का मतलब होता है टू ग्रो, यानी वृद्धि करने वाला पदार्थ। ठीक है, अब ये ऑक्सीन होता है, ये दो तरह का ऑक्सीन होता है, एक का नाम होता है प्राकृतिक ऑक्सीन और एक का नाम होता है कृत्रिम ऑक्सीन। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरह का ऑक्सीन होते हैं। प्राकृतिक ऑक्सीन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या होते हैं, पौधा होता है उसके तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं, मूल के शीर्ष पर पाए जाते हैं, यानी ये शीर्ष कलिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं और नीचे की तरफ संचरित होते हैं। ठीक है, तो ये इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या प्राकृतिक ऑक्सीन होते हैं जो पौधे के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कृत्रिम ऑक्सीन भी होते हैं, जैसे 2,4-D है, इसी तरह से 2,4,5-T है, इसी तरह से जैसे अपन कहते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, नेफ्थलीन ब्यूटारिक एसिड है, ये सब क्या है, ये कृत्रिम ऑक्सीन है। 2,4-D का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड।
ये नाम याद रखना बच्चों, 5-6 बार बोलोगे तब याद हो जाएगा। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसी तरह से ये 2,5,4,5-T का भी पूरा नाम पूछा जाता है, तो इसका नाम होगा 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और नेप्थलीन एसिटिक एसिड का NaA, N मतलब नेप्थलीन, A का मतलब एसिटिक और एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटानिक एसिड, ये सब क्या है, ये नाम आपको पूरे याद करने हैं। अब अगला सवाल है, निम्न में से प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है? इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर सर ये होगा। अगला सवाल है, शिखाग्र प्राधान्यता यानी एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, तो आपको बताना ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला सवाल है, 2,4-D किस प्रकार की खरपतवार को नष्ट करने में सहायता करता है? खरपतवार का मतलब अनचाहे पौधे होते हैं, जो अनचाहे पौधे होते हैं वो उग जाते हैं। अनचाहे पौधे उग जाते हैं, फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और जल और खनिज लवण स्वयं चूस लेते हैं, जिसके कारण फसल को मिलता नहीं है और फसल है उसका उत्पादन कम हो जाता है, उनको कहते हैं खरपतवार। किसान क्या करता है? मजदूर लगाता है और इन खरपतवार को हटवाता है। अब सवाल है, 2,4-D किस प्रकार के खरपतवार को नष्ट करता है? तो ये द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करता है। जो द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करता है। लेकिन बच्चों एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दे दूं कि ज्यादातर जो खरपतवार है वो एक बीजपत्री होते हैं, ठीक है। लेकिन नष्ट किसको कर रहा है? द्विबीजपत्री को। तो इस तरह ये ध्यान रखना है कि अगर द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करना है तो 2,4-D का उपयोग किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा में जरूर आता है, ऑक्सीजन के 4 कार्य लिखो। जो ऑक्सीजन हार्मोन है उसके कार्य पूछे जाते हैं। तो ऑक्सीजन हार्मोन के क्या कार्य है? सबसे पहले ये कटे तनों पर जड़ों का आरंभन करता है। कटे तनों पर जड़ों का आरंभन कैसे है? जैसे अपन गुलाब की खेती करते हैं या गन्ने की खेती करते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि गुलाब है, इसकी कोई शाखा है, इसको काटते हैं और काट कर क्या करते हैं, उसको जमीन में लगाते हैं। अब कई बार इसके जमीन में इसका 2-3 भाग लगाएंगे, कई बार इसमें जड़ों का आरंभन होता है, कई बार इसमें नहीं होता। इस विधि को कहते हैं कर्तन विधि, ठीक है। आपने क्या किया, ये गुलाब की शाखा है, इसको काटा कट और काट कर जमीन में लगाया। अब जड़ों का आरंभन नहीं हुआ, तो जड़ों का आरंभन नहीं हुआ तो आपने कहा बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो आप क्या करते हो कि इसको थोड़ी देर के लिए काटने के बाद इंडोल ब्यूटारिक एसिड के घोल में डुबो कर रखते हो। इंडोल ब्यूटारिक एसिड के घोल में डुबो कर रखने के बाद आप अगर जमीन में लगाओगे तो आप देखोगे जड़ों का आरंभन आसानी से हो जाएगा। यानी ये क्या करता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन है, उसको प्रेरित करेगा और बहुत अधिक संख्या में जड़ें बन जाएगी। तो जैसे आप गुलाब की खेती कर रहे हो, गन्ने की खेती कर रहे हो, कर्तन विधि से, कौन सी विधि से? कर्तन विधि से, और उसमें जड़ों का आरंभन नहीं हो रहा है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये मेथड अपनाना है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने हैं कि जैसे ये क्या करता है, पुष्पन को बढ़ाता है। अगर पुष्पन कम हो रहा है, पुष्पन कम हो रहा है जैसे अनानास के अंदर, तो आप ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव कर दो, पुष्पन बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट है विलयन परत का निर्माण करना, रोकना। ये विलयन परत होती है, क्या होती है कि तना, ये जैसे फल है, फल जहां से शाखा से जुड़ा होता है, फल जहां से शाखा से जुड़ा होता है वहां एक परत बन जाती है, उस परत को कहते हैं विलयन परत। ये विलयन परत है, ये क्या करती है, ये एक्चुअल में इसके कारण फल समय से पहले गिर जाता है। अगर ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव किया जाए तो ऑक्सीजन हार्मोन बहता रहेगा और विलयन परत का निर्माण रोक देगा। यानी ऑक्सीजन हार्मोन का जो गति है वो प्रवणता के अनुसार होती रहेगी और विलयन परत नहीं बनेगी। तो ये मठ कोशिकाओं की परत को रोकता है। फिर उसके बाद शिखाग्र प्राधान्यता को बढ़ाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। शिखाग्र प्राधान्यता आपको समझाते हैं क्या होता है। ये पौधा है, इस पौधे में एक तो होती है शीर्षस्थ कलिका। ये पौधे में कौन सी कलिका है, ये शीर्षस्थ कलिका है, ठीक है। और ये इसके साइड में क्या है, यहाँ पे ये पार्श्व कलिका है, ठीक है। 2 तरह की कलिका होती है। पार्श्व कलिका से क्या होता है, पार्श्व कलिका से शाखाएं बनती है। पार्श्व कलिका से क्या बनती है, शाखा बनती है। अब जब तक पौधा लंबा होता रहेगा, जब तक ये शीर्षस्थ कलिका सक्रिय रहेगी, इससे ऑक्सीजन हार्मोन निकलेगा। शीर्षस्थ कलिका से कौन सा हार्मोन निकलेगा,
ऑक्सिन हार्मोन निकलेगा, ये इस पार्श्व कलिका की वृद्धि को रोक देगा और पौधा लंबा बढ़ता रहेगा। पौधा क्या होता रहेगा? लंबा बढ़ता रहेगा, क्योंकि शीर्ष कलिका से कौन सा हार्मोन निकला है? ऑक्सिन। इस ऑक्सिन ने क्या किया है? जो पार्श्व कलिका उसकी वृद्धि को क्या कर दिया है? रोक दिया है। तो इसको कहते हैं शीर्ष शिखाग्र प्राधान्यता, यानी शीर्ष प्रमुखता। शीर्ष प्रमुखता की परिभाषा ये है कि शीर्ष कलिका क्या करती है? जो पार्श्व कलिका है, जिसको अपन अक्षीय कलिका कहते हैं, उसकी वृद्धि को रोक देती है। इसको कहा जाता है शीर्ष प्रमुखता। आपने क्या किया कि शीर्ष कलिका को काट दिया। आपने शीर्ष कलिका को क्या कर दिया? काट दिया। अब ऑक्सीजन नीचे नहीं आएगा तो पार्श्व कलिका तेजी से वृद्धि करेगी और क्या होगा? ये शाखाएं फूट जाएगी। तो किसान क्या करता है कि जो खेत की बाढ़ होती है उसको चौड़ा करने के लिए, जो खेत की बाढ़ होती है उसको चौड़ा करने के लिए क्या करता है? यहाँ शीर्ष भाग को काटता है, जिससे पार्श्व कलिकाएं सक्रिय होती है। जैसे इसको हेजिंग भी कहते हैं। जो चाय होती है, चाय की जब क्या की जाती है? चाय के बागान में आप कभी जाना तो चाय के बागान के अंदर क्या होता है? ये सारी जो शीर्ष पंखुड़ियां होती है उन शीर्ष कलिकाओं को सब किसान क्या करते हैं? काट देते हैं, जिससे ये क्या होती है? ये ऐसे चौड़ी हो जाती हैं। तो चौड़ी हो जाएगी तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा चाय का उत्पादन होगा। तो इस तरह के चाय के बागान के अंदर ये की जाती है। खेत होता है, उस खेत के अंदर क्या होता है? कोई पशु वगैरह घुसने होते हैं तो इस शीर्ष भाग को काट देते हैं, जिससे ये बाढ़ चौड़ी हो जाती है और पशु आसानी से इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब है बिना निषेचन फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाएगा। जैसे ये ऑक्सीजन है और ये जिब्रेलिन है, अगर इन दोनों का इसके ऊपर छिड़काव किया जाएगा तो ये अंडाशय बिना निषेचन के किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। इसकी विशेषता ये होगी फल बीज रहित होगा, यानी इसमें बीज नहीं होंगे। दूसरी विशेषता ये होगी कि ये काफी महंगा होगा। ठीक है, तो अनिषेक फलन किसे कहते हैं? बिना निषेचन फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दोनों हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन का स्प्रे किसके ऊपर किया जाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के ऊपर किया जाता है और बिना निषेचन फल बन जाते हैं। अगला है शाकनाशी। शाकनाशी का मतलब कुछ ये खेत है, इस खेत में ये जैसे बाजरा उगा हुआ है, गेहूं उगा हुआ है, इसके साथ में छोटी छोटी घास उग जाती है, इनको अपन कहते हैं शाकनाशी, यानी शाक कहते हैं, शाक कहते हैं, यानी खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार क्या करते हैं कि अनचाही पौधे हैं, ये क्या करते हैं? फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं। तो ये 2,4-D का स्प्रे किया जाए, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्स एसिटिक एसिड का स्प्रे किया जाए तो ये सारे द्विबीजपत्री खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। फिर ये जाइलम का विभेदन करता है और पादप उत्तक संवर्धन में ये काम आता है। कोशिका विभाजन में ये सहायता करता है। ये सब कार्य ऑक्सीजन के हैं। तो आप एग्जाम देने जाओ, आपको 4 ऑक्सीजन के कार्य पूछे जाए तो आप कोई भी 4 कार्य लिख सकते हो। ऐसे सवाल भी आ सकता है शिखाग्र प्राधान्यता किसे कहते हैं? तो शिखाग्र प्राधान्यता का मतलब ये है कि जब तक शीर्ष कलिका वृद्धि करती रहेगी तब तक ये अक्षीय कलिका की वृद्धि नहीं होती है। इसको कहते हैं शिखाग्र प्राधान्यता। शीर्ष भाग बढ़ता रहेगा तब तक पार्श्व भाग में वृद्धि नहीं होगी। बच्चों ये ध्यान रखना है।